नमस्कार और सलाम। थोड़े हफ्तों की देरी के बाद एक बार फिर से गांधी नामा की बापू और बा के जीवन की कहानियों का सिलसिला जो हमने जारी शुरू किया था वो जारी रखता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बीच में कुछ वक्त निकल गया एपिसोड 11 और एपिसोड 12 के बीच में, पर कुछ और चीज़ों में व्यस्त था इसलिए ये नहीं कर पाया। मैं मानता हूँ कि आपने ये वक्त का इस्तेमाल करके पहले के एपिसोड देखे होंगे और हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, जिसके वजह से हिस्ट्री सेल को ये इतिहास, सच्चे और खरे इतिहास की कथा आप तक पहुंचाने में सहूलियत हो रही होगी। तो चलिए फिर से गांधीनामा का सफ़र शुरू करते हैं एपिसोड 12 के साथ और देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में मोहनदास करमचंद गांधी, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी का सफ़र, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से गांधी भाई से बापू और बापू से महात्मा तक का कैसे आगे बढ़ता है। तो आइए मेरे साथ। और एपिसोड 12 शुरू करने से पहले एक बार फिर हाथ जोड़कर विनंती कि हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। पिछली बार हमने देखा कि बापू ने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की जो जिंदगी भर निभाई, ब्रह्मचर्य की। आज देखते हैं सत्याग्रह का जन्म, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का जन्म। दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष लगातार जारी रह रहा था। अधिकारों की लड़ाई बापू कोर्ट में लड़ रहे थे, गली कूचियों में लड़ रहे थे, अंग्रेज पार्लियामेंट तक लड़ रहे थे, अखबारों में अपना बयान, अपनी कहानी बताकर उनके कम्युनिटी पर जो अत्याचार हो रहा था उससे सबको अवगत करा रहे थे और इंडियन ओपिनियन में भी अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे थे। ये सिलसिला चल रहा था। जितना संघर्ष बापू के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिटी, एशियाटिक कम्युनिटी कर रही थी, उतना ही कॉलोनियल सरकार दमनकारी रवैया अपना रहे थे। उन्होंने एशियाटिक लॉ, इमिग्रेशन लॉ लाया जिसे बापू ने ब्लैक लॉ कहा और ये कहा कि ये इंसानियत के खिलाफ एक संगीन जुर्म है, गुनाह है और उसके खिलाफ लड़ने के लिए अपनी वचनबद्धता उन्होंने बताई। अखबारों में छापे अपने बयान। उसी वक्त ट्रांसवाल लीडर नाम के एक अखबार में एक बहुत घिनौना आक्षेप एशियाटिक लोगों के ऊपर किया गया कि एशियाटिक लोग पत्नी दिखाकर पतिता स्त्रियों को ट्रांसवाल में घुसा रहे थे। एक बहुत घिनौना और बेबुनियाद आक्षेप था। ये एशियाटिक औरतों के साथ साथ सारी औरत जात के ऊपर एक लांछन लगाया था कि जो औरतें अपने पतियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने पिता के साथ दक्षिण अफ्रीका आ रही थी और ट्रांसवाल के प्रदेश में बस रही थी, वो सारी वेश्याएं थी। चाल चलन उनके खराब थे और जो एशियाटिक लोग थे वो उनको पत्नी दिखाकर स्मगल कर रहे थे, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आक्षेप पूरी कम्युनिटी पर लगाया जा रहा था। बापू ने इसका कड़ा विरोध किया और ट्रांसवाल लीडर में इसके खिलाफ अपना ओपिनियन छापा। आखिर में ट्रांसवाल लीडर को अपनी ये बहुत अपमानजनक कहानी के बारे में खेद दर्शाकर उसको विड्रॉ करने पर मजबूर किया। जो अधिकारों की लड़ाई दक्षिण अफ्रीका में लड़ी जा रही थी भारतीय मूल के, भारतीय वंश के लोगों के, उसको अंग्रेज़ों ने पैसिव रेजिस्टेंस नाम दिया था। बापू इससे बहुत खुश नहीं थे क्योंकि पैसिव रेजिस्टेंस का एक अर्थ ये निकलता था कि निष्क्रिय रहना, पैसिव रहना यानी निष्क्रिय रहना। और बापू ये मानते थे कि उनकी जो लड़ाई थी उसमें निष्क्रियता ज़रा भी नहीं थी, सक्रिय लड़ाई थी। सब लोग उसमें अपने वक्त की, अपने
ताकत की कुर्बानी दे रहे थे और इसलिए वो उसके लिए एक अच्छा नाम ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने एक कंपटीशन अनाउंस की कि हमारी इस लड़ाई को सार्थक नाम सुझाया जाए। उनके भतीजे ने सदाग्रह नाम दिया कि सच्चा आग्रह। बापू को ये भी रास नहीं आया। बहुत विचार के बाद उन्होंने सदाग्रह को सत्याग्रह ये नाम दिया कि सत्य पे आग्रह, सत्य की ताकत पे भरोसा। ये नाम अब से हमारी लड़ाई को हम देंगे। उसी मीटिंग में यह तय हुआ कि बापू और एच.ओ. अली नाम के एक दूसरे भारतीय सज्जन दोनों को डेप्यूटेशन के स्वरूप में इंग्लैंड भेजा जाएगा। ये काले कानून के खिलाफ इंग्लैंड में सहकार प्राप्त करने, इंग्लैंड की सरकार, बरतानिया सरकार में लॉबिंग करने के लिए इन दोनों को इंग्लैंड भेजने का निश्चय कम्युनिटी ने किया। वहाँ ट्रांसवाल में सरकार, कॉलोनियल सरकार दोगली ज़ुबान बोल रही थी। बाहर आके ये कहती थी कि हम कानून नहीं लगाएंगे और पार्लियामेंट में जाके कानून के ऊपर जोर देकर आग्रह करती। ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ सिटीजनशिप कानून और एनआरसी के बारे में दोगली भाषाएं की गई। ये तब की राजनीति में आज की राजनीति के प्रतिबिंब बहुत दिखते थे। बापू और एच.ओ. अली 3 अक्टूबर को केप टाउन से इंग्लैंड जाने के लिए एस.एस. आर्मडेल कासल नाम के जहाज में निकले और 20 अक्टूबर को वे साउथहैम्पटन, इंग्लैंड में साउथहैम्पटन पे उतरे। साउथहैम्पटन पे उतरते ही वहाँ की वर्तमान पत्रों ने बापू के इंटरव्यूज़ करना शुरू किया। बापू ने उतरते ही के साथ ही ट्रिब्यून और मॉर्निंग लीडर जैसे अखबारों को इंटरव्यू देकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीय नागरिकों की और एशियाटिकों की परिस्थिति के बारे में अवगत करवाया। और फिर सिलसिला शुरू हुआ इंग्लैंड में लीडरों को मिलने का, लीडरों से बातें करने का, लीडरों को अवगत करवाने का। दादा भाई नवरोजी को मिले, फिरोज शाह मेहता को मिले, विंस्टन चर्चिल तक को मिले। इसी दौरान ये सिलसिला चलता रहा। उसमें एच.ओ. अली की तबीयत बिगड़ने के कारण उनको हॉस्पिटल में रखा जाना पड़ा। बापू ने अपनी मुलाकातें चालू रखी। ब्रिटिश एमपीओं को मिले, ब्रिटिश मिनिस्टर्स को मिले, कॉलोनियल सेक्रेटरी चर्चिल को मिलकर उनको अवगत करवाया। चर्चिल ने उस वक्त ये कहा कि वो चाहते हैं कि जो कॉलोनियल सरकार है, वो जो प्रिंसिपल था कि सारे जो सिविलाइज्ड इंसान थे उनके लिए समतापूर्वक भावना से कार्य किया जाए, वो प्रिंसिपल हिंदुस्तानियों के लिए भी दक्षिण अफ्रीका में इस्तेमाल किया जाएगा। ये वही विंस्टन चर्चिल थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर होने के बाद बापू को अधनंगा फकीर कह के धुतकारा था और हमेशा ये कल्पांत करते थे कि ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस और ब्रिटिश मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इस अधनंगे फकीर का इलाज क्यों नहीं कर देती। इलाज से मतलब आप जानते होंगे। गांधी उसकी पीठ में इतना बड़ा शूल बन गया था कि वो चाहता था कि इस अधनंगे फकीर का अंतिम इंतजाम कर दिया जाए और ये कल्पांत वो करते रहा। यही विंस्टन चर्चिल तब जब कॉलोनियल सेक्रेटरी थे तब बापू से मिलकर उनको आश्वासन दे रहे थे। हाँ, तब बापू भी अधनंगे फकीर नहीं हुए थे, वेस्टर्न लिबास में मिलते थे। शायद कॉलोनियल माइंडसेट के चर्चिल के लिए वेस्टर्न लिबास में आभूषित इंग्लैंड में पढ़ा लिखा वकील शायद ज़्यादा कबूल हुआ होगा। इसी ट्रिप में बापू की मुलाकात सावरकर से भी हुई। बापू ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कही उस मीटिंग में और उनका प्रतिकार करते हुए सावरकर ने हिंसात्मक राम, रावण के ऊपर युद्ध करने वाले राम की बात कही। ये दोनों उनके मान्यताओं का एक प्रतिबिंब था। बापू की वो इंग्लैंड यात्रा निष्फल ठहरी। वो जो
जैसा चाहते थे वैसा समर्थन उन्हें अपनी लड़ाई के लिए इंग्लैंड में प्राप्त नहीं हुआ। आखिर में निराश मन से दिसंबर 1 को अली साहब और बापू इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। उस ट्रिप में बापू की मानसिक परिस्थिति इतनी व्यथित थी और उस व्यथात्मक परिस्थिति में उन्होंने 10 दिन के अंदर 10 दिन की उस यात्रा में हिंद स्वराज लिखा, इंडियन होम रूल, जो आज भी बापू की आइडियोलॉजी और फिलसफी की एक मूलभूत ग्रंथ के रूप में माना जाता है, जिसमें बापू ने अपनी मान्यता को एक ढांचे के स्वरूप में लिख के अपनी गीता लिखा था। ये ग्रंथ उनके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि जब हिंद स्वराज की लिखाई को 3 दशक गुजर गए और बापू से ये पूछा गया कि क्या इसकी नई आवृत्ति में आप कुछ इसमें फेरबदल करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। जिस इंसान ने ये कहा था कि अगर मैं किसी चीज़ पर विपरीत बयान दूं तो मेरे बाद में दिया गया बयान को मेरी मान्यता समझना, क्योंकि मेरे तजुर्बे से मुझे ये ज्ञान हुआ होगा कि मैंने जो पहले कहा था वो गलत था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हिंद स्वराज में मैं एक मात्रा भी बदलना नहीं चाहता, जो मैंने उस वक्त लिखा था वही मैं आज भी मानता हूँ और वही चीज़ वैसी की वैसी रहनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में पहुंचकर बापू ने अपने लोगों को अपनी निष्फलता के बारे में अवगत कराया। वहाँ की गतिविधियाँ भी बहुत ज़ोर से आगे बढ़ रही थी। एक के बाद एक दमनकारी कानून और एशियाटिक लोगों को परेशान करने के लिए, एशियन मूल वतनी लोगों को परेशान करने के लिए वहाँ की कॉलोनियल सरकार कॉलोनियल पार्लियामेंट में ला रही थी। एक और कानून, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया, जिसमें हर एशियाटिक मूल के व्यक्ति जो दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल में रह रहा था, उसके ऊपर ये कानून बनाया गया कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना होगा और एक अपराधी के भांति अपने फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर करवाने होंगे ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स पर से उनकी पहचान हो। कानून में ये भी कहा गया था कि वो आइडेंटिटी कार्ड हमेशा 24 घंटे अपने साथ एशियाटिक लोगों को रखना होगा। अगर कहीं पर भी वो कार्ड के बगैर, वो आइडेंटिटी कार्ड के बगैर वो पकड़े गए तो उनके ऊपर संगीन गुनाह दाखिल किया जाएगा। और पुलिस को ये अधिकार था कि कभी भी किसी भी वक्त किसी एशियाटिक के घर में घुसकर उसके आइडेंटिफिकेशन पेपर्स की जांच पड़ताल वो करे। उस वक्त न सिर्फ मुसलमान पर सवर्ण हिंदू और कई हिंदू लोगों के घरों में पर्दे की सिस्टम थी। महिलाएं पर्दे में रहती थी और जो घर के मर्द भी थे वो भी जनाना खंडों में बगैर मतलब से जाया नहीं कर। और इसलिए ये अधिकार के गोरा पुलिस वाला कभी भी किसी भी वक्त किसी के घर में घुस जाए, कहीं भी चला जाए, औरत हो या मर्द हो, उसको पकड़ के उसकी झड़ती ले और उसके आइडेंटिटी कार्ड्स की शिनाख्त करे, ये बर्दाश्त के बाहर का गुनाह था। इसलिए एशियाटिक जो कम्युनिटी थी उसमें बहुत गुस्सा भभूकू था। बापू ने भी इसका प्रतिकार किया, इसको एक बहुत ही दमनकारी कानून करार किया और आखिर में ये फैसला हुआ कि पूरी एशियाटिक कम्युनिटी इसका बहिष्कार करेगी। बापू ने कई जगहों पे जाकर इस बहिष्कार के बारे में लोगों को अवगत कराया, क्योंकि कई लोग थे जो जाहिर में तो बहिष्कार की बात को समर्थन करते थे, लेकिन डर के मारे चोरी छुपे जाके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवाते थे। बापू उनके घरों में जाकर उनको समझा कर उनसे रजिस्ट्रेशन ना करने पर मान्यता प्राप्त कर रहे थे। कई पब्लिक मीटिंगें हुई। अंग्रेज सरकार ने कई जगहों पे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बूथ लगवाए और 1 महीने की मोहलत दी कि 1 महीने में सब ने रजिस्टर कर देना है, उसके बाद कानून अमल किया जाएगा।
एक महीने के अंत में ट्रांसवाल में जहां 15,000 से ज़्यादा एशियाटिक रह रहे थे, उसमें केवल 150 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। सरकार बौखला उठी। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई, बापू को भी गिरफ्तार किया गया। फिर भी सत्याग्रह चलता रहा। अंग्रेज कॉलोनियल हुकूमत के कैद खाने भरने लगे। उनके पास जगह नहीं रही लोगों को कैद में रखने के लिए। मर्दों औरतों सब ने अपनी गिरफ्तारियां दी। गिरफ्तारी देते ही रहे, सरकार से बगावत करते ही रहे। आखिर में जनरल स्मट्स ने कैद खाने में गांधी के पास अपना दूत भेजा कि आओ मिलो, बात करते हैं, समझौता करते हैं। बापू को कैद से जनरल स्मट्स के पास ले जाया गया। मंत्रणाओं का दौर चला। आखिर में यह तय हुआ, जनरल स्मट्स ने बापू को आश्वासन दिया कि आप सरकार की नाक बचाने के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद मैं खुद इस कानून को खारिज कर दूंगा। बापू ने समझा कि ये सविनय कानून भंग का ये एक महत्वपूर्ण अंग होता है कि अपनी मांग अगर पूरी हो जाए तो सहकार भी करना है। सविनयता से सरकार की मांग का सम्मान भी करना चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि वो सरकार की नाक धूल में रगड़े कि तुम तो हार गए, हम जीत गए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, कबूल है, सबसे पहले मैं रजिस्टर होऊंगा, मेरे उंगलियों के ठसे मैं दूंगा। एशियाटिक कम्युनिटी में कई अफवाहें फैल गई। एक अफवाह ये थी कि गांधी ने गद्दारी की, 25,000 पाउंड रिश्वत लेकर हमारी लड़ाई को बेच दिया, हमारी लड़ाई से गद्दारी कर दी। बहुत गुस्सा फैल गया। बापू को मारने की धमकियां मिलने लगी। बापू ने एशियाटिक कम्युनिटी की मीटिंग में अपनी भूमिका समझाई, लोगों को समझाया कि सविनय कानून भंग में हम सविनय काम करते हैं, जीत का जश्न नहीं मनाते, हारने वाले का भी सम्मान करते हैं। और इसलिए मैंने हमारी कानून प्रियता को दर्शाने के लिए जनरल स्मट्स को ये आश्वासन दिया है। उन्होंने जो मुझे आश्वासन दिया है कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ तो रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वो इस कानून को खारिज कर देंगे। तो मैं मेरा वचन पालन करना चाहता हूँ ताकि उनके ऊपर उन्होंने दिए हुए वचन को पालन करने का जोर बना सकूं। और इसलिए मैंने सरकार की बात मानी और इसीलिए कल मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। दूसरे दिन सुबह जब बापू अपने दफ्तर से निकल के रजिस्ट्रार की ऑफिस की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं तो मीर आलम नाम के एक पठान, जिसको बहुत गुस्सा आया था, जिसको लग रहा था कि गांधी भाई ने हमसे गद्दारी की, बेईमानी की, उसने और उसके साथियों ने गांधी बापू का रास्ता रोका और कहा, गांधी भाई हम तुम्हें ये गद्दारी नहीं करने देंगे। गांधी भाई कुछ बोले, उनको रोकने की कोशिश करे, उसके पहले मीर आलम और उसके दोस्तों ने गांधी भाई को मारना शुरू किया। कई घूंसे मारे, लाते मारी, गांधी भाई गिर पड़े, मुंह लहूलुहान हो गया। मीर आलम का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से कुछ अंग्रेज दोस्तों ने जिन्होंने ये अटैक होता हुआ देखा, उन्होंने बापू को बचाया। मीर आलम को पकड़ के अलग किया और बापू को उठाकर वापस उनके दफ्तर में ले गए जहां उनका इलाज किया गया। काफ़ी मार लगा था, पर स्वस्थ होने के साथ ही बापू ने कहा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन क्लर्क को कहिए कि मैं वापस आऊँगा उसके पास और मेरा रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा, उसके बाद ही बाकी सबका रजिस्ट्रेशन करें। बापू के दोस्त रजिस्ट्रेशन क्लर्क को बापू की ऑफिस में ले आए और वहाँ मोहनदास करमचंद गांधी ने एशियाटिक रजिस्टर में पहले रजिस्ट्रेशन के रूप में अपने उंगलियों के निशान दिए और अपना नाम दर्ज करवाया। बापू के नाम दर्ज करवाने के बाद पूरी एशियाटिक कम्युनिटी ने रजिस्ट्रेशन किया, सबने रजिस्ट्रेशन कार्ड्स लिए। पर जनरल स्मट्स की नीयत अच्छी नहीं थी।
वो अपने वचन के पक्के नहीं थे, अपनी जुबान के पक्के नहीं थे। उन्होंने कह दिया कि अब रजिस्ट्रेशन हो गया है तो ठीक है, रहने दो, अब उसको खारिज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बापू को इस गद्दारी का बड़ा सदमा लगा। उन्होंने कहा कि ये विश्वासघात मैं सह नहीं सकता हूँ। आज तक मैंने ये माना है कि अंग्रेज़ अपनी ज़ुबान के पक्के होते हैं। आज मेरा ये विश्वास भी तोड़ दिया जनरल स्मट्स ने। और उन्होंने भारतीय नागरिकों की मीटिंग बुलवाई और सरकार को अल्टीमेटम दिया कि फला तारीख की शाम के 4 बजे तक ये कानून अगर खारिज नहीं होगा तो हम सारे एशियाटिक लोग जिन्होंने रजिस्टर करवाया है वो हमारे पास जला डालेंगे आपके विरोध में, आपकी गद्दारी के विरोध में। और वापस सत्याग्रह शुरू हो गया। इस बार पूरी कम्युनिटी में जुस्सा था। गांधी भाई एक बार फिर सरकार का विरोध कर रहे थे। सरकार ने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था। जोहान्सबर्ग के हमीदिया मस्जिद के चौगान में पब्लिक मीटिंग बुलाई गई। वहाँ एक बड़े से ड्रम में हजारों की तादाद में एशियाटिक लोग वहाँ जमा होने लगे। जो भी जिन्होंने भी चाहा उनके पास कलेक्ट करके उस ड्रम में डालते गए। वो ड्रम बहुत ही जल्दी पूरा ड्रम भर गया। सरकार को 4 बजे का वक्त दिया गया था कि 4 बजे तक आपने ये कानून वापस लेना है, वरना हम पास जला डालेंगे। भीड़ इकट्ठा हो गई। 3:45 को गांधी भाई और लीडरों के सारा जत्था हमीदिया मस्जिद के बाहर पहुंचा। ड्रम में इकट्ठा किए गए सारे पासों के ऊपर केरोसिन छिड़का गया। मोमबत्ती जलाकर गांधी भाई के हाथ में दी। 4 बजने को 5 मिनट की देर थी। तब साइकिल पे सवार एक पोस्ट ऑफिस का क्लर्क एक टेलीग्राम लेके गांधी भाई के पास पहुंचा। टेलीग्राम खोल के गांधी भाई ने वो सारी सभा को पढ़ के सुनाया। डियर मिस्टर गांधी, the government refuses to accept your blackmail and warns you that the defiance of the government will be treated as a crime and you will be punished. The pass is government property and destroying it will be treated as vandalism of government property and everyone will be prosecuted. Consider yourself to be warned. The government will not succumb to your blackmail. गांधी भाई ने सरकार का ये पैगाम जमा हुई पूरी मानवता को सुन के बताया और कहा कि एक निर्दयी सरकार का ये जवाब हमें कबूल नहीं है और इसके खिलाफ हम हमारा नैतिक जवाब पेश करते हैं। ये कह के उन्होंने अपने जेब में से अपना पास, रजिस्ट्रेशन पास निकाला और उसको मोमबत्ती की लौ लगाकर जलाया और जलते हुए पास को उस ड्रम के अंदर डाला और उसमें से ज्वालाएं भभूकने लगी। तभी एक आवाज आई, गांधी भाई, गांधी भाई। और एक हट्टा-कट्टा बड़ा पठान दौड़ता हुआ गांधी भाई की तरफ लपका और स्टेज पर आकर जहां गांधी भाई खड़े थे उनको गले लगा दिया और बोला कि मैं वही हूं जिसने गांधी भाई की नीयत पे शक कर कर उनको मारा था। मुझे आज मेरी भूल पर पछतावा हो रहा है और आज मैं आप सबके सामने खड़े होकर ये सौगंध खाता हूं कि आज के बाद मैं गांधी भाई की सेवा करूंगा, गांधी भाई की हिफाजत करूंगा और परछाई की तरह गांधी भाई के साथ पूरा जीवन निकालूंगा। और मीर आलम ने गांधी भाई को गले लगा लिया। गांधी भाई ने भी मीर आलम को गले लगाकर उसकी दोस्ती कबूल की। दूसरी तरफ सैकड़ों हजारों पास, रजिस्ट्रेशन पास की होली के शोले आसमान तक लपक रहे थे। हमीदिया मस्जिद की कंपाउंड में जो सत्याग्रह हुआ
और पास रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ के जो सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किए गए, वो सविनय आज्ञा भंग, सविनय कानून भंग की लड़ाई के सबसे पहले सत्याग्रह के रूप में माने जाने लगे। लड़ाई अभी जारी रही, लड़ाई अभी आगे चलने वाली थी। दक्षिण अफ्रीका में अभी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए और कई कारण थे और कई लड़ाइयां बापू को लड़नी थी। अपने निजी जीवन में भी एक संघर्ष बापू के सामने आने वाला था। इन सारे की बातें गांधीनामा के एपिसोड 13 में जल्द ही मैं आपके पास साथ पेश करूंगा। तब तक गांधीनामा का एपिसोड 12 देखिए। और जैसे मैंने पहले कहा, एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हिस्ट्री सेल के हाथ मजबूत कीजिए और उनके कार्य को सफल बनाइए। तो मिलते हैं अगली बार गांधीनामा के एपिसोड 13 में। तब तक मैं तुषार गांधी आपसे इजाजत चाहता हूं।